किसानों की जो आत्महत्याएं हैं उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हर वर्ष खेती के अंदर हो रहा घाटा और बढ़ता बैंकिंग और आड़तियों का कर्जा, इसके साथ मानसिक रूप से परेशान और कई बार प्राकृतिक आपदा के कारण फसलें बर्बाद होना आत्महत्याओं का मुख्य कारण है। और फसलों का सही दामों पर खरीदारी नहीं होना भी एक बड़ा कारण है कि जब फसलें उचित दाम पर नहीं बिक पाती तो किसान मायूस होता है, वह कर्जदार बनता जाता है और अंत में फिर आत्महत्या का रास्ता चुन लेता है। हमारी सब फसल खराब हो गई भैया, मैं कैसे कहीं करूँगा। हमारा घर बाहर आ चोरी भी कैसे कहीं उनका छोरी का कर्जों पर टम्बा 2-2.5 लाख मार पे कर्जों। अच्छा। ये सिर्फ मिट्टी में डूबे पौधे नहीं हैं, ये किसान की उम्मीदें हैं जो लहरों में डूब गई। ये वो मेहनत है जो कई महीनों की तपस्या के बाद भी बर्बाद हो गई। नमस्ते, राम राम। एनसीआरबी ने अभी कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 के अंदर लगभग 10,786 किसान और मजदूरों ने कर्ज के नीचे दबकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। इस देश के अंदर हर वर्ष किसान और मजदूर की जो आत्महत्याएं हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। आज हम बात करेंगे आखिर किसान और मजदूर आत्महत्याएं क्यों कर रहा है। पक्की फसल ते गड़े मारी हो जावे, पक्की फसल ते गड़े मारी हो जावे, ओए फिर एक फाहा लेंदा है सानू दसे ओ जरा। 2023 के अंदर लगभग 4,690 किसानों ने कर्ज की मजबूरी से या फिर मानसिक रूप से परेशान होकर फसलें खराब होने के कारण या फिर परिवार की स्थिति ठीक न होने के कारण आत्महत्या करनी पड़ी। जी हाँ, इसके साथ लगभग 6,096 मजदूर जो कि भूमिहीन हैं और केवल 400 रुपए की मजदूरी पर अपना जीवन गुजारा भत्ता जो है वो अपना घर बार चलाते हैं। 6,096 मजदूरों ने भी 2023 के अंदर आत्महत्या की है। ये तो बस वो आंकड़े हैं जो सरकार के रिकॉर्ड के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी मौतें हैं जो वो किसान हो या फिर मजदूर हो, वो फाइनेंशियली परेशान होकर या फसल के खराब होने पर या फिर आड़ती के पैसे देने को लेकर के जो है वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। हर वर्ष ये सिलसिला जो है वो बढ़ता जा रहा है। सरकार कहती है कि वो 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देगी, लेकिन 2022 भी जा चुका है और उसे गए हुए लगभग 3 वर्ष होने को है। लेकिन किसानों की आय दोगुनी होनी तो बहुत दूर की बात है। किसानों का खर्च जरूर दोगुना से भी ज़्यादा हुआ है, लेकिन आमदनी जो है घटकर और ज़्यादा कम हो गई है। सरकार हर वर्ष फसलों पर एमएसपी तो जरूर बढ़ाती है, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग देश के 80% किसानों को एमएसपी मिल नहीं पाती। आज अगर हम बात करें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान और अन्य राज्यों की, ज़्यादातर फसलें जो है एमएसपी से कम पर प्राइवेट एजेंसियों द्वारा खरीदी जाती हैं। मौजूदा हालात हरियाणा के अंदर जो धान की फसल है उसका एमएसपी यानी कि मिनिमम स्पॉट प्राइस एमएसपी जो है वो 2389 रुपये है। धान के ऊपर जो एमएसपी सरकार कहती है कि वो धान 2389 मिनिमम स्पॉट प्राइस पर खरीदती है, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। आज किसान मंडियों में मॉइस्चर के नाम पर उसको ठगा जाता है और उसकी धान की फसल को औने पौने दामों पर खरीदा जाता है। 2000 से लेकर 2200 रुपये तक उसकी धान की फसल को खरीदा जाता है। केवल धान ही नहीं, कपास जिसका एमएसपी लगभग 8100 रुपये है,
उसको प्राइवेट मिलर्स 7,000 6,500 इस प्रकार मंडी में खरीदते हैं और उनके ऊपर कोई भी सरकार किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लेती और वो एक मोटी काला बाजारी करते हैं और किसान बेचारा हताश होकर मजबूर होकर कम दामों पर उस फसल को बेचने को लेकर मजबूर हो जाता है, क्योंकि किसान के पास फसल को स्टोर करने का कोई साधन नहीं होता। जिस एमएसपी को लेकर सरकारें बड़े बड़े दावे तो करती है, वो कहती है कि वो किसान का जो फसल का है वो एक एक दाना एमएसपी पर खरीदेगी, लेकिन हकीकत में ऐसा वो नहीं कर पाती। केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, जितने भी आज तक इस देश के अंदर पार्टियों ने शासन किया, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर कोई तीसरा मोर्चा हो या फिर पिछले 11 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, किसी ने भी एमएसपी की जो है वो लीगल गारंटी किसानों को नहीं दी है। तो किसानों की एक सबसे बड़ी मांग है कि एमएसपी की एक लीगल गारंटी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि किसान को कम से कम एक समर्थन मूल्य कि इससे नीचे तो उसकी फसल नहीं बिकेगी, वो कानूनी रूप से पारित होना चाहिए। लेकिन इस देश की विडंबना है कि आज तक वो कानून भी पास नहीं हो सका। आज हम देखें कि बाजार में आप कुछ भी सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो दुकानदार अपनी मर्जी का रेट निर्धारित करता है। आप चाहे बाजार से घर का सामान खरीदे या फिर कोई मोटर व्हीकल खरीदे या फिर कोई और ज़रूरत की सामान खरीदे, तो बेचने वाला अपना मूल्य तय खुद करता है। देश के अंदर केवल एक किसान ही ऐसा है जिसकी फसल का कोई निर्धारित मूल्य या फिर कोई लीगल गारंटी नहीं होती कि उसकी फसल इस भाव से कम नहीं खरीदी जाएगी। इस देश में वो भी एक समय है जब अमेरिका से काली सड़ी हुई गेहूं महंगे दामों में खरीद कर देश के नागरिकों का पेट भरने का काम किया जाता था। उसके बाद इस देश के अंदर हरित क्रांति आई, दुग्ध वृद्धि हुई, लेकिन आज ना तो हमारे सरकारों के पास अनाज को स्टोर करने के लिए भंडारण है और ना ही किसानों को देने के लिए उचित मूल्य। किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं तो उन्हें मुआवजे के रूप में 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, वो भी सभी किसानों को नहीं मिल पाते। लेकिन जब एक किसान अपने फसलों के अवशेष को खेत के अंदर जलाता है तो किसान के खेत के अंदर कृषि अधिकारी जरूर पहुंच जाते हैं, उसके ऊपर 1-1, 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाने और उसकी फसल को मंडी में न खरीदने जैसी। पूरे देश के अंदर जो खेती पर निर्भर लोग हैं उनमें लगभग 52% लोग आज कर्ज के नीचे दबकर आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। राम राम। रोक नहीं पाए। इमरत लाल पर पहले से ही ढाबला बैंक का 2 लाख का कर्ज और सहकारी सोसाइटी का लोन है। ऐसे में अब उनकी सबसे बड़ी चिंता है ये कर्ज कैसे चुकाएंगे। बच्चों की पढ़ाई, परिवार का खर्चा, सब कुछ सवालों के घेरे में है। सोयाबीन चौपट होगा, मैं कहीं करूँगा कहाँ से कर्ज पटम्मा मार के 2-2.5 लाख को कर्जो और मैं कहीं कर सकूँ। तुम्हारी बात सुने नहीं प्रधान।